हाँ जी, आइएगा। आज हम लोग ना सीबीएसई का एक पोर्शन है इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, इंडियन इकोनॉमिक्स है ना, काइंड ऑफ एक गम का घूंट है, लेकिन तुमको वो पीना पड़ेगा बेटा। सीबीएसई वो सिलेबस में दिया है, तुमको वो पीना पड़ेगा, तुमको वो समझना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चे अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मगिंग अप। आंसर इज नो। इफ तुम उसको एज अ स्टोरी समझोगे, उसको एज अ स्टोरी सुनोगे, तो तुमको आधी चीजें ऐसे ही याद हो जाएंगी। हाँ, डेफिनेटली कुछ पॉइंटर्स है, डेट्स है जो तुमको याद करना पड़ेगा, बट अगेन सब कुछ मगअप करने का जरूरत नहीं है, राइट? सो आज से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, ये बात तो सारे बच्चों को पता है कि इंडिया में काफी साल तक ब्रिटिशर्स रूल किए थे। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, इंडिया को रूल कर रहे थे, राइट? नाउ द पॉइंट इज, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए क्यों थे? क्यों आए थे? क्योंकि उनके दिमाग में एक ऐसा थॉट था कि इंडिया के पास बहुत सारा रॉ मटेरियल्स है, बहुत सारा रिसोर्सेज है। उन लोग को लगता था कि इंडिया के पास खजाना है जो वो इंडिया से उठा के अपने कंट्री में लेके चले जाएंगे। ब्रिटिशर्स इंडिया को फेडर इकोनॉमी मानता था। फीडर इकोनॉमी क्या होता है? ऐसा इकोनॉमी जो उनको फीड करवाएगा, जिनसे वो सामान लेके अपने कंट्री में चले जाएंगे और अपने कंट्री में फिनिश गुड्स बनाएंगे उन सामान से। ब्रिटिशर्स का आने का मेन रीजन यही था। 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में रूल किए एंड आफ्टर दैट वी गॉट इंडिपेंडेंस। क्लियर है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? वेरी बेसिक, हर बच्चे को बाय डिफॉल्ट पता होगा वो 15 अगस्त 1947। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? 15 अगस्त 1947, राइट? कितने साल ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल किए? 200 ईयर्स। कितने साल ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल किए? 200 ईयर्स। ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए थे? कब से ये सिलसिला शुरू हुआ था? ये सिलसिला शुरू हुआ था बैटल ऑफ प्लासी से। कब से शुरू हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी से, जो कब हुआ था? 1757। क्लियर है क्या? तो टोटल में अभी तक क्या क्या बात की आपने? सबसे पहला, ब्रिटिशर्स क्यों आए थे? बिकॉज ब्रिटिशर्स को लगता था इंडिया इज द फेडरल इकोनॉमी फॉर देम। दूसरा, कि कब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला? 15 अगस्त 1947। कितने साल ब्रिटिशर्स रूल किए? 200 ईयर्स। ब्रिटिशर्स का सिलसिला कब शुरू हुआ? बैटल ऑफ प्लासी से। क्लियर है क्या? इतनी सारी बातें, ये चुटपुट चुटपुट छोटी छोटी बातें हैं जो हमको सुननी थी, हमने सुन ली, राइट? नाउ the first 2 marks 3 marks question which can come is this one. क्या? बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए भी नहीं थे। अब तो ऐसा टाइम है कि ब्रिटिशर्स आके चले गए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले हुए कई साल हो गया। क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिशर्स के भी आने के पहले इंडिया का इकोनॉमी कैसा था? जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे नहीं तब। तो इंडिया का इकोनॉमी में 3 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला, प्रॉस्परस इकोनॉमी। फर्स्ट वन इज प्रॉस्परस इकोनॉमी, यानी इंडिया एक ऐसा इकोनॉमी था जो आत्मनिर्भर था, खुद के लिए सफिशिएंट था, किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं था, खुद बनाता था, खाता था। एक छोटा सा प्रॉस्परस इकोनॉमी कह सकते हैं इसको। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी, बेसिकली बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स ऑल्सो इंडिया में मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एग्रीकल्चर ही था। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एंगेज थी, इसीलिए इंडिया को बोला जाता था एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, प्रॉस्परस इकोनॉमी और एग्रेरियन इकोनॉमी। क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स बहुत फेमस था। इंडिया में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी। कौन सी वाली? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। दीदी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मतलब होता है ना, जैसे कि मेटल में काम करते हैं, स्टोन्स में काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट, पॉटरी वगैरह, ये सब चीज हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज्यादा चल रहे थे इंडिया में। इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स। क्लियर है क्या? तो दीज आर द पॉइंट्स बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। क्या क्या पढ़े, एक बार वापस रिटेक ले रहे हैं। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। ब्रिटिशर्स 200 ईयर्स इंडिया में रूल किए। ब्रिटिशर्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ बैटल ऑफ प्लासी से। ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स था, प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी एंड वेल नोन फॉर
हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। क्लियर है क्या? अब आइएगा नेक्स्ट, कोलोनियलिज्म क्या होता है? कोलोनियलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री को रूल करता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे संग क्या हुआ, आवर कंट्री वाज बीइंग रूल्ड बाय ब्रिटेन, राइट, ब्रिटिशर्स, राइट। तो कोलोनियलिज्म यही एक प्रोसेस है जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री को रूल करता है। जो रूल करता है उसको रूलिंग कंट्री बोलते हैं, जो रूल करता है उसको रूलिंग कंट्री बोलते हैं, और जो रूल होता है उसको बेटा कॉलोनी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कॉलोनी। इन आवर केस रूल कौन कर रहा था? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन इज रूलिंग कंट्री। और रूल हो कौन रहा था? इंडिया। तो इंडिया इज नोन एज कॉलोनी। क्लियर है क्या? अब हम लोगों को इस चैप्टर के मेन पार्ट में आना है। इस चैप्टर में मेनली बेटा क्या क्या डिस्कस हुआ है सुनना। इंडिया का जो इकोनॉमी का अलग अलग सेक्टर्स है, एज सच एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रीज, फॉरेन ट्रेड, इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसा था, हम लोगों को एक एक सेक्टर उठाना है और उस सेक्टर्स के बारे में जानना है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, पीरियड बिफोर इंडिपेंडेंस इज एनी टाइम बिफोर 1947, और पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के बाद कोई भी टाइम को हम पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं। आंसर इज यस। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग 1950 तक का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ना सेकेंड चैप्टर आता है जिसमें 1951 से बाद का बात हुआ है। ये चैप्टर में हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? पीरियड बिफोर इंडिपेंडेंस तो ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस में हम लोग 1947 से लेके 1950 तक का ही बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में टिल 1950 वी आर फोकसिंग। आफ्टर 1950 चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किस सेक्टर के बारे में? एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर का सिचुएशन बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक बिफोर इंडिपेंडेंस और दूसरा आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब जब इंडिया में ब्रिटिशर्स एग्जिस्ट करते थे, तो कई बार बिफोर इंडिपेंडेंस को ऐसे भी लिख के आ सकता है अंडर कॉलोनियल रूल। अंडर कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिशर्स तब रूल कर रहे थे ना बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिला था, तो ब्रिटिशर्स वे रूलिंग आवर कंट्री, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अंडर कॉलोनियल रूल। क्लियर है क्या? अब बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर का टू पार्ट्स। पहले बात करेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी जब इंडिया में ब्रिटिशर्स एग्जिस्ट करते थे तब का बात। तब नियरली 85% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 85%, 100 लोग अगर थे तो उसमें से 85 लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही बिलोंग करते थे। स्टिल एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ नहीं हो रहा था। द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वाज स्टेगनेंट। स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ था, थमा हुआ था। एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ स्टेगनेंट था। क्यों था स्टेगनेंट? व्हाट आर द रीजंस फॉर स्टेगनेशन? पहला रीजन जो है बेटा दैट इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग जमींदारी सिस्टम भी बोल सकते हैं। लैंड सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम वन थिंग। क्या होता था सुनना, उस समय जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थी तो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट था जो रूल कर रहा था। अब कुछ लोग थे जिनका लैंड था, जो लैंड के ओनर्स थे, उन लोगों को जमींदार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जमींदार। ब्रिटिशर्स इन जमींदार को बोले कि तुम लोग अपने लैंड में फार्मर से काम करवाओ, फार्मर से काम करवाओ, और जो फार्मर कमाता है उसका एक मेजर पोर्शन तुम खुद हड़प लो इन द फॉर्म ऑफ लगान। फार्मर्स को जो प्रॉफिट मिलता है उसमें से एक मेजर पोर्शन तुम रख लो इन द फॉर्म ऑफ लगान। तुम रख लो मतलब जमींदार कलेक्ट करके वो ब्रिटिशर्स को ही देगा। कलेक्ट करेगा जमींदार बट वो देगा ब्रिटिशर्स को। तो दीदी एक बात बताइए, ब्रिटिशर्स ऐसा चाहते थे कि जमींदार ये करे, बट जमींदार ऐसा किए क्यों? बेटा वो इसीलिए किए ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्लीज कर सके। उनको पता था कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रहा है मेरे कंट्री को, तो हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुनना होगा। इफ नॉट तो जमींदार को ही लॉस होगा ना। आइडियली देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोला जमींदार को कि हम तुमसे पर्सनली कुछ नहीं चाहते, तुम बस अपने लैंड में फार्मर से काम करवाओ और उनसे हाई रेट ऑफ लगान ले लो, मतलब उनके प्रॉफिट का पार्ट ले लो, लगान ले लो, और वो लगान मेरे को लाके दे दो। जमींदार का पर्सनली कोई लॉस नहीं था यहाँ पे, लेकिन वो जमींदार से काम करवाना चाहता था, और अगर जमींदार ये काम नहीं करता तो ब्रिटिशर्स शायद उनका राइट छीन लेते। पॉसिबल था उनसे उनका लैंड का ओनरशिप राइट भी छीन लेते।
क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री को रूल कर रहे थे। तो जमींदार जस्ट टू प्लीज द ब्रिटिशर्स हमारे फार्मर्स से बहुत ज्यादा लगान लेते थे। अब जब एक प्रॉफिट का मेजर पोर्शन चला ही जाएगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कैसे करेगा? तो फर्स्ट रीजन फॉर स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग जमींदारी सिस्टम भी बोल सकते हैं। आर वी थ्रू विद दिस? आइएगा आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या आता है बेटा? सेकेंड पॉइंट आता है आपका कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंड पॉइंट क्या आता है? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सुनना, बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं थे तब इंडिया फूड क्रॉप्स बनाता था। फूड क्रॉप्स क्या होता है? वो क्रॉप्स जो हम बनाते हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी बनाता था और अपने ही कंट्री में कंज्यूम कर लेता था। फूड क्रॉप्स बनाए खाए अपने कंट्री में कंज्यूम कर लेते थे। ब्रिटिशर्स आने के बाद इंडियंस को फोर्स किए कि तुम कैश क्रॉप्स बनाओ। कैश क्रॉप्स क्या होता है? वो क्रॉप्स जो हम बना के बेचते हैं जिसके रिटर्न में मेरे को पैसा मिलता है। तो ब्रिटिशर्स इंडिया को बोला कि तुम फूड क्रॉप्स बनाना बंद करो, तुम कैश क्रॉप्स बनाओ। ये तो ठीक ही है ना, इंडियंस पैसा कमाएंगे। बेटा इतना दिन तक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था, खुद बनाता था, खा लेता था, किसी और पे निर्भर नहीं था। अब इंडिया बनाता है और बेच देता है, जिसकी वजह से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा सिचुएशन आया था कि इंडियंस के खुद के खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उनको खुद के खाने के लिए बाहर से मंगवाना पड़ रहा था, जबकि वो इतना सारा क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, बट ऑल वेयर कैश क्रॉप्स। लास्ट में जब खुद का कंजम्पशन का बारी आता तब वो कहीं बाहर से खरीद के लेके आते। दिस इज नॉट गुड ना। सारा फूड क्रॉप्स बंद करवा के हम लोग को कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट करवा दिया। तो हेंस दिस इज द सेकेंड रीजन फॉर स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड रीजन क्या आता है बेटा? थर्ड रीजन आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। उस समय लैंड का प्रोडक्टिविटी बहुत कम था, बिकॉज हमारे पास ना अच्छा टेक्नोलॉजी था, ना अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज था। हम लोग ढंग से फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करना ये सब कुछ नहीं समझते थे। तो हम लोगों का प्रोडक्टिविटी बहुत कम था। प्रोडक्टिविटी एज इन मान के चलना 1 हेक्टेयर लैंड से एक्स अमाउंट प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन हम लोग हाफ ऑफ एक्स भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत कम था बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स लाइक लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हमारा उतना प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा था। एंड लास्ट पॉइंट आता है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब इंडियंस के पास पैसा नहीं था टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर सो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर कैन ग्रो। पैसा ही नहीं था, पैसा लगाएंगे ही नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कैसे करेगा? देयर वर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर है क्या? तो दीज आर द रीजंस कि इंडिपेंडेंस के पहले इंस्टीड ऑफ द फैक्ट कि 85% पॉपुलेशन खेती में एंगेज थे, स्टिल इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा था। आई होप वी आर क्लियर, राइट? अब आइएगा बेटा आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी भी हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। एग्रीकल्चर सेक्टर का बिफोर पढ़ लिया, अब एग्रीकल्चर सेक्टर का आफ्टर देख रहे हैं। आफ्टर में सबसे पहला पॉइंट, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हुआ, पार्टीशन हुआ, तो इंडिया का एक मेजर पोर्शन ऑफ फर्टाइल लैंड, वो लैंड जिसमें ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता था, जो उपजाऊ था, फर्टाइल था, वो किसके हिस्से में चला गया? वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। दूसरा, इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स जूट, और जिस लैंड में जूट प्रोड्यूस होता था, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जिसको बोल सकते हैं, उसका भी एक अच्छा खासा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से चला गया। ईस्ट पाकिस्तान आज के टाइम पे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से चला गया। बेसिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ये दो लॉस था ही हमारे को। एक फर्टाइल लैंड का मेजर पोर्शन पाकिस्तान के पास चला गया, और एक good portion of jute producing area went to East Pakistan, which is now known as Bangladesh. This is all about agriculture sector before independence and after independence. Again यहाँ पे पॉज लेंगे, कट करेंगे, वापस से रिवाइज करेंगे अभी तक जो पढ़े। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़े? इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? 15 अगस्त 1947 को। ब्रिटिशर्स कितने साल रूल किए? 200 ईयर्स रूल किए। ब्रिटिशर्स का सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ? बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट हुआ। ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया कैसा इकोनॉमी था? 3 पॉइंट पढ़े, प्रॉस्परस, एग्रेरियन, वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, राइट? कॉलोनियलिज्म क्या होता है? एक प्रोसेस जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री को रूल करता है। जो रूल करता है वो रूलिंग कंट्री, जो रूल होता है वो कॉलोनी। एग्रीकल्चर सेक्टर पे आए थे बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, दोनों अलग अलग से देखेंगे।
Before independence, agriculture sector में 80-85% population was engaged. Still, agriculture sector was not growing. Reasons for stagnation was land settlement system, commercialization of agriculture, low level of productivity and scarcity of investment. After independence क्या हुआ? एक major portion of fertile land went to Pakistan. Almost whole of jute producing area went to East Pakistan, which is now known as Bangladesh. बस इतना सा बात है, और तो कोई दिक्कत नहीं है. यही है पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट. अब हम लोग बात करेंगे बेटा इंडस्ट्रीज के बारे में. जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर खत्म हो गया, अब इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज को भी दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक बिफोर इंडिपेंडेंस, दूसरा आफ्टर इंडिपेंडेंस. बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि कैन बी से जब कॉलोनियल रूल था, यानी जब ब्रिटिशर्स वेयर रूलिंग, तब का बात कर रहा है. तब का सबसे पहला पॉइंट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बंद करा रहे थे, इंडस्ट्रीज को इंडिया से बंद करा रहे थे. क्यों? ब्रिटिशर्स का इसके पीछे दो मोटिव था. ब्रिटिशर्स चाहती थी कि इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल बेचे. किसको? उनके कंट्री को, ब्रिटेन को, एट वेरी चीपर रेट. इंडिया इंडस्ट्रीज बंद कर दे, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स बंद कर दे. इंडस्ट्रीज रहेगा तब तो फिनिश गुड्स बनेगा, इंडस्ट्रीज ही बंद करवा दो तो फिनिश गुड्स बनना ही बंद हो जाएगा. और इंडिया अपना सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन को बेच दे एट चीपर रेट्स. ब्रिटेन उसको अपने कंट्री में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा और फिर इंडिया को वो बेचेगा एट एक्सपेंसिव रेट्स, हायर रेट्स. क्लियर है क्या? ब्रिटिशर्स का टू फोल्ड मोटिव था बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रीज को बंद करते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं. एक, ब्रिटिशर्स चाहते थे इंडिया से सारा रॉ मटेरियल्स लेके जाने का और अपने कंट्री में उसका फिनिश गुड्स बना के इंडिया को फिनिश गुड्स बेचने का एट हायर रेट्स. तो दिस इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी. सेकेंड पॉइंट आता है कि क्या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बंद होने से इंडिया को कोई एडवर्स इफेक्ट हुआ? आंसर इज यस. एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंडस्ट्रीज में एंगेज था, उनका नौकरी चला गया बेटा. इंडस्ट्रीज ही नहीं रही तो वो काम कहाँ करेंगे? यानी कैन वी से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ. अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ. उसका पहला एडवर्स इफेक्ट क्या है? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. दूसरा, जब इंडस्ट्रीज बंद हो गई, इंडिया फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन कर नहीं पाया, तो इंडिया को अल्टीमेटली फिनिश गुड्स इंपोर्ट करवाना ही पड़ा दूसरे कंट्री से. तो दूसरा एडवर्स इफेक्ट क्या है? इंडिया बिकेम एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. दीदी क्या दिक्कत है? खरीद रहे थे तो क्या दिक्कत है? बेटा खरीद रहे थे महंगा रेट में, अगर वही सामान मेरे कंट्री में बन जाता तो मेरे को सस्ता पड़ता. खरीद रहे थे एट हायर रेट्स बेटा. क्लियर है क्या? तीसरा क्या आता है? इंडिया से कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को बंद करा रहे थे. कैपिटल गुड्स क्या होता है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ा मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ये सब का जो इंडस्ट्रीज होता है उसको कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बोलते हैं. ब्रिटिशर्स चाहता था इंडिया कैपिटल गुड्स के लिए उनके कंट्री पे ही निर्भर रहे. तो इंडिया में जितना भी इंडस्ट्रीज था जो कैपिटल गुड्स सेल करता था, उनको क्लोज करवा दिया जा रहा था. कमी था, बंद करवा दिया जा रहा था, और बाय डिफॉल्ट इंडिया में कमी भी था, उतना प्रमोशन नहीं होता था कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का. अच्छा, इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी वाज वेरी लो. इंडस्ट्रीज ज्यादा कमा नहीं रही थी, ज्यादा गुड्स बन नहीं रहा था, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत कम था. एंड लास्ट पॉइंट, उस समय तो गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर, उनका रोल भी लिमिटेड था. वो कुछ इंडस्ट्रीज पे ही फोकस करती थी, जैसे कि रेलवेज, पावर जनरेशन, ये सब. वो सारे इंडस्ट्रीज पे अपना फोकस नहीं बांट रखी थी, वो उनका रोल बहुत लिमिटेड था. वो 2-4 इंडस्ट्रीज पे ध्यान देती थी, बाकियों पे नहीं देती थी. क्लियर है क्या? तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर बिफोर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस मिलने के पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर का ये हालात था. इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसका दो एडवर्स इफेक्ट था, अनएम्प्लॉयमेंट और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. इंडस्ट्रीज में थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. अब इससे ही एक मिलता जुलता टॉपिक है, वो ये है कि एक बात बताना, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाए और इंडिया को फिनिश गुड सेल करे. ब्रिटिशर्स जो ये चाहते थे उसको पूरा करने के लिए वो लोग क्या किए? उसको पूरा करने के लिए बेटा वो लोग एक पॉलिसी लेके आए अपने कंट्री में, जिस पॉलिसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. जिस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या होता है? टैरिफ मतलब टैक्सेस. टैक्सेस लगता था इन अ डिस्क्रिमिनेटेड वे.
कुछ सेक्टर्स में टैक्सेस ज्यादा, कुछ सेक्टर्स में टैक्सेस कम। सेक्टर्स एज इन अभी मैं समझाऊंगी। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, इंडिया से क्या लेके जाए, रॉ मटेरियल्स। तो इंडिया को बोला कि अगर तुम अपना रॉ मटेरियल बेचोगे तो वो दैट विल बी टैक्स फ्री। ब्रिटिशर्स इंडिया को बेचना क्या चाहते थे, फिनिश गुड्स। तो सेकंड पॉइंट ये बनाया कि अगर तुम फिनिश गुड्स में से खरीदोगे तो वो भी टैक्स फ्री, लेकिन अगर इससे उल्टा काम करोगे तो वो हाई ड्यूटीज चार्ज होगा, उसमें हैवी टैक्सेस चार्ज होगा। बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या किया, जो चीज ब्रिटिशर्स चाहता था उनको टैक्स फ्री कर दिया, जो नहीं चाहता था उन पे हाई टैक्सेस लगा दिया। तो इंडियंस टैक्स के डर से, इस डर से कि ज्यादा टैक्स पे ना करना पड़े, उस डर से वही काम करता था जो टैक्स फ्री था। और टैक्स फ्री कौन सी चीजें थी, वो चीजें थी जो ब्रिटिशर्स चाहती थी। ब्रिटिशर्स चाहती थी रॉ मटेरियल ले जाना तो वो टैक्स फ्री, चाहती थी फिनिश गुड्स बेचना तो वो टैक्स फ्री। बेसिकली टैक्सेस में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। क्लियर है क्या? तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर बिफोर इंडिपेंडेंस। अब बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस का। आफ्टर इंडिपेंडेंस में कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट बोलता है इंडिया में मेनली दो चीजों का इंडस्ट्रीज हुआ करता था, एक कॉटन, दूसरा जूट। जिसमें जूट वाज मेनली कंसंट्रेटेड इन बंगाल, जूट का प्रोडक्शन मेनली बंगाल में होता था, और कॉटन का महाराष्ट्र एंड गुजरात में। देखो आप पहला पॉइंट, इंडस्ट्रीज वेयर कन्फाइंड टू कॉटन, टेक्सटाइल्स एंड जूट। और जूट कहाँ कंसंट्रेटेड था, बंगाल में। कॉटन कहाँ कंसंट्रेटेड था, महाराष्ट्र एंड गुजरात में। एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू था इंडिया के लिए जब एक इंडस्ट्री बना जिसका नाम है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। वो इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक ब्रेक थ्रू था। 1907 में जमशेदपुर में एक इंडस्ट्री बना था टिस्को, दैट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज। क्लियर है क्या? ये फोर्थ पॉइंट है। और इन सब के अलावा कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी, शुगर, सीमेंट, पेपर का, जो बहुत बड़ा नहीं था, उसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं था। मेनली इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉटन जूट चलता था। जूट बंगाल में, कॉटन महाराष्ट्र गुजरात में कंसंट्रेटेड था। ब्रेक थ्रू था टिस्को का बनना इन 1907 जमशेदपुर में। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी जिनका रेलेवेंस थोड़ा कम था। क्लियर है क्या? इम्पैक्ट कम था उनका। डन। अगेन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, कट करेंगे, पीछे जाएंगे, रिवाइज करेंगे अभी तक जो जो पढ़े हैं। दीदी आप बार बार ऐसे क्यों करवा रहे हो? बेटा इंडियन इकोनॉमिक्स एक पेन बन जाता है। वीडियोस बहुत टीचर्स के मिलते हैं आपको, आप लेक्चर्स पढ़ते हो कहीं पे, हो सकता है, बट आई बिलीव कि इंडियन इकोनॉमिक्स जितना सुनोगे उतना आपको इजी हो जाएगा। कोई चीज अगर हम लोग मल्टीपल टाइम सुनेंगे ना बेटा, तो वो बाय डिफॉल्ट मेरे दिमाग में बसने लगेगा। तो मैं बस तुम्हारे एंड से तुम्हारा मेहनत कर रही हूँ। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन ताकि तुम उसको बार बार सुनो और वो तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस होता रहे। तुमको फिर लर्न करते वक्त बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने का जरूरत नहीं होगा। क्लियर है क्या? रिवाइज करते हैं। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 15 अगस्त 1947 को। 200 इयर्स ब्रिटिशर्स रूल किए थे। ब्रिटिशर्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ था बैटल ऑफ प्लासी से। ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया का कैरेक्टरिस्टिक थीम था प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी, वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री को रूल करता है। जो रूल करता है वो रूलिंग कंट्री, जो रूल होता है वो कॉलोनी। फिर बात किए थे एग्रीकल्चर सेक्टर का। एग्रीकल्चर सेक्टर इन टू पार्ट्स, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस 80-85% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। स्टिल एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा था। रीजन पहला लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड चौथा स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का जो फर्टाइल लैंड था उसका एक मेजर पार्ट पाकिस्तान के पास चला गया था। जूट प्रोड्यूसिंग एरिया का एक मेजर पार्ट ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसके पास चला गया था। फिर बात की इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज भी अगेन इन टू पार्ट्स, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस अगर देखेंगे तो इंडस्ट्रीज में सबसे पहला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को क्लोज करा रहे थे, जिसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का दो मोटिव था। इंडिया से रॉ मटेरियल चीपर रेट्स में लेके जाना और इंडिया को फिनिश गुड्स एक्सपेंसिव रेट में सेल करना। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बंद होने से कुछ एडवर्स इफेक्ट हुआ था, एक अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा इंडिया बिकेम एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तीसरा पॉइंट में आता है कि इंडिया में कौन सी इंडस्ट्रीज को बंद करवाया जा रहा था या कम था, उसका उतना प्रमोशन नहीं हो रहा था, दैट वाज कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम था और पब्लिक सेक्टर का रोल भी बहुत लिमिटेड था।
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू फोल्ड मोटिव था बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो ब्रिटिशर्स कैसे फुलफिल किए? विद द हेल्प ऑफ अ पॉलिसी कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इंडस्ट्रीज को अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस देखेंगे तो इंडिया में मेनली दो तरीके का इंडस्ट्री था, कॉटन और जूट। जूट वॉज कंसेंट्रेटेड इन बंगाल, कॉटन वॉज कंसेंट्रेटेड मेनली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। मेजर ब्रेक थ्रू 1907 में जमशेदपुर में टिस्को का बनना, और इसके अलावा कुछ फ्यू छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी जिनका रेलेवेंस थोड़ा कम था। क्लियर है क्या? इसके बाद अपने को जो देखना है दैट इज डेमोग्राफिक कंडीशंस। इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशंस, इसको हम लोग को एक ही पार्ट में देखना है, सिर्फ बिफोर इंडिपेंडेंस। इसको हम लोग सिर्फ बिफोर इंडिपेंडेंस का बात करेंगे। सबसे पहला चीज, सेंसस यानी हेड काउंट, पॉपुलेशन काउंटिंग जो होता है, वो इंडिया में फर्स्ट टाइम कब हुआ था? ईयर 1881 में। ठीक है, ईयर 1881 में इंडिया का फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ था। उसके बाद एक रूल बन गया कि हर 10 साल में एक बार सेंसस कैरी ऑन होगा। बट ईयर 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है विच ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एंड व्हाई। ईयर तो याद हो जाएगा 1921, लेकिन इसको बोला क्यों जाता है? इसको इसीलिए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है बिकॉज यहाँ इंडिया एक ट्रांजिशन फेज से गुजरा था। ट्रांजिशन फेज क्या होता है? 1921 यानी ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के पहले इंडिया में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा था, दोनों ही बहुत ज्यादा था। बट आफ्टर 1921 सडनली इंडिया में डेथ रेट धीरे धीरे कम होने लग गया, यानी इंडिया का ट्रांजिशन हुआ। इतने साल तक दोनों चीज बहुत ज्यादा था, 1921 के बाद धीरे धीरे डेथ रेट डिक्लाइन करने लग गया। Hence year 1921 is known as year of great divide because that was the transition period of India. क्लियर है क्या? अब बात करते हैं कि इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशन बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था। डेमोग्राफिक कंडीशंस होता क्या है? कितने लोग जीते, कितने लोग मरते, लिटरेसी कितना है, पॉवर्टी है या नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक कंडीशन। इंडिपेंडेंस के पहले यानी जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे तो इंडिया का बर्थ रेट डेथ रेट दोनों बहुत ज्यादा हाई था। आपके बुक के अकॉर्डिंग जो डेटा आपको याद रखना होगा, बर्थ रेट आपका था 48 पर 1000 एंड डेथ रेट था 40 पर 1000। दूसरा पॉइंट बोलता है उस समय लिटरेसी वाज वेरी लो, लोग लिटरेट नहीं थे। लिटरेट का मतलब क्या होता है? बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ना लिखना आना चाहिए। आंसर इज नो। पढ़ना लिखना आना चाहिए, दैट इज करेक्ट, बट पढ़ना लिखना कितना आना चाहिए? पढ़ना लिखना, लिटरेसी का सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब होता है अगर एक इंसान किसी भी लैंग्वेज में, एनी लैंग्वेज, नॉट नेसेसरीली इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में एक सिंपल सा पैराग्राफ लिख सकता है और पढ़ सकता है तो हम उसको लिटरेट बोल देंगे। बंगाली, अगर तुमको बंगाली में एक छोटा सा पैसेज लिखना आता है और तुम पढ़ सकते हो उसको तो हम तुमको लिटरेट बोल देंगे। तो तुम सोचो लिटरेसी बहुत बेसिक सा चीज है। स्टिल इंडिया में उस समय ओनली 16% पीपल वेयर लिटरेट, 16, जिसमें से फीमेल लिटरेसी वाज ओनली 7%। क्लियर है क्या? थर्ड पॉइंट आता है उस समय इंडिया का हेल्थ फैसिलिटीज उतना अच्छा नहीं था। डेफिनेटली हेल्थ फैसिलिटीज अच्छा नहीं था, इसीलिए डेथ रेट ज्यादा था। अच्छा, इन्फेंट मोर्टालिटी बहुत ज्यादा था। जो बच्चे बिफोर अचीविंग द ईयर ऑफ 1, बेसिकली एज ऑफ 1, बिफोर अचीविंग द एज ऑफ 1, 1 साल के होने के पहले, फर्स्ट बर्थडे आने के पहले अगर उनका डेथ हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी। फर्स्ट बर्थडे, फर्स्ट हैप्पी बर्थडे आएगा उसके पहले अगर डेथ हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? इन्फेंट मोर्टालिटी। उस समय इन्फेंट मोर्टालिटी वाज वेरी हाई। उसका कई सारे रीजन है। पहला रीजन, जब वुमेन्स जो थी वो प्रेग्नेंट होती थी, वो बेबी कंसीव करती थी, तब शायद उनका उतना अच्छा केयर नहीं हो पाता था, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छे नहीं थे उस समय। तो ऐसा बेबी का डिलीवरी भी इतना प्रॉपर हॉस्पिटल वाले स्ट्रक्चर में नहीं होता था। और क्योंकि वुमेन्स भी बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं थी तो वो अपने हेल्थ का भी उस तरीके से ध्यान नहीं दे पाती थी। तो देयर वर वेरियस रीजंस कि बच्चे बहुत जल्दी ही उनका डेथ हो जाता था, उनको अच्छा नरिशमेंट नहीं मिलता था, जो पहले से नरिशमेंट मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलता था। तो उस समय 218 पर 1000 का इन्फेंट मोर्टालिटी था, यानी 1000 में से 218 इन्फेंट मोर्टालिटी रेट चल रहा था, जो कि घटते घटते एज पर द डेटा ऑफ 2022 27 पर 1000 है। घटते घटते धीरे धीरे इन्फेंट मोर्टालिटी घट रहा है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी स्ट्रांग हो रहे हैं,
लिटरेसी बढ़ रहा है, तो इन सब चीजों से अपने आप इन्फेंट मोर्टालिटी, डेथ रेट, ये सब चीज कम होगा। अच्छा, उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जब अनुमान लगाया जाता है कि एवरेज में एक इंसान कितना जिएगा, उस समय के अकॉर्डिंग एवरेज में 32 ईयर्स का अनुमान लगाया जाता था, ओनली 32 ईयर्स, जो कि आज के टाइम पे बढ़ के 69 ईयर्स का है। आज के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज में एक इंसान का 69 ईयर्स का होता है। लास्ट पॉइंट आता है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा था। डेफिनेटली लिटरेसी नहीं था, गरीबी था, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं था, पॉवर्टी भी था। क्लियर है क्या? दिस वाज ऑल अबाउट डेमोग्राफिक कंडीशंस। आज के लिए लास्ट टॉपिक इस वीडियो के लिए, दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एग्रीकल्चर हो रहा है प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रहा है सेकेंडरी सेक्टर, सर्विसेज किस में आता है? टर्शियरी सेक्टर में। बात करेंगे ऑक्यूपेशन का बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस का अगर बात किया जाए तो इंडिया में डोमिनेंस किसका था? प्राइमरी ऑक्यूपेशन का। प्राइमरी ऑक्यूपेशन एज इन इंडिया में मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड उस समय क्या था? एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको परसेंटेज याद रखना है, 70 to 75% बिलोंग्स टू प्राइमरी सेक्टर, only 10% belongs to secondary sector and rest 15 to 20% belongs to tertiary sector. क्लियरली दिख रहा है कि डोमिनेंस प्राइमरी का है, 70 to 75 मेजॉरिटी प्राइमरी का है। लेकिन अगेन इसमें रीजनल वेरिएशंस था। रीजनल वेरिएशंस एज इन इंडिया के कुछ स्टेट्स में प्राइमरी ज्यादा फेमस था, कुछ स्टेट्स में सेकेंडरी और टर्शियरी ज्यादा फेमस था। प्राइमरी किस में फेमस था? प्राइमरी उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब ऐसे जगहों पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन ज्यादा होता था। पर वहीं पे साउथ का जगह लाइक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब जगहों में एंड ऑल्सो वेस्ट बंगाल, ये सब जगहों में सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर ज्यादा फेमस था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि बिफोर इंडिपेंडेंस डोमिनेंस प्राइमरी का था, उसमें परसेंटेज याद रखना है और उसके बाद लिखना है अगेन उसमें रीजनल वेरिएशंस था। डन। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एक बार बस हल्का सा रिवाइज करते हुए खत्म करेंगे इस वीडियो को। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। ब्रिटिशर्स रूल किए 200 ईयर्स। ब्रिटिशर्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ बैटल ऑफ प्लासी से। ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया का 3 कैरेक्टरिस्टिक था, प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी एंड वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? एक प्रोसेस जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री को रूल करता है। जो रूल करता है रूलिंग कंट्री, जो रूल होता है वो कॉलोनी। एग्रीकल्चर सेक्टर का बात किए थे इन 2 पार्ट्स, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में 80-85% पॉपुलेशन एंगेज था। स्टिल इंडिया का उतना ग्रोथ नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा कमर्शियलाइजेशन, तीसरा स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट और चौथा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का एक मेजर पोर्शन ऑफ फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान और जूट प्रोड्यूसिंग एरिया का एक अच्छा खासा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसके हिस्सा चला गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर का अगर बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज में बिफोर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रीज को बंद करवाई जा रही थी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके पीछे ब्रिटिशर्स का 2 मोटिव था, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाना सस्ते में और इंडिया को फिनिश्ड गुड बेचना महंगा में। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट हुआ और इंडिया बिकेम एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। थर्ड पॉइंट, इंडिया में अगर इंडस्ट्रीज बनती भी थी तो ज्यादा प्रमोशन नहीं होता था किसका? कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम था और पब्लिक सेक्टर का रोल भी बहुत लिमिटेड था। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर देखेंगे इंडस्ट्रीज को तो मेनली 2 इंडस्ट्री था, कॉटन, जूट। जूट वाज कंसंट्रेटेड इन बंगाल, कॉटन वाज कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, राइट। इसके अलावा एक ब्रेक थ्रू था 1907 में टिस्को का बनना इन जमशेदपुर एंड फ्यू स्मॉल इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, सीमेंट, पेपर भी हुआ करते थे। इंडस्ट्रीज के बाद हम लोग देखे थे इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशन। पहला सेंसस हुआ था इंडिया में 1881 में, उसके बाद हर 10 साल में एक बार सेंसस होता है। ईयर 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है बिकॉज ट्रांजिशन हुआ था। 1921 के पहले बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों बहुत ज्यादा था। आफ्टर 1921 डेथ रेट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशन में बर्थ डेथ दोनों ज्यादा था, लिटरेसी कम था, पॉवर्टी ज्यादा था, हेल्थ फैसिलिटीज कम था, इन्फेंट मोर्टालिटी ज्यादा था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम था। लास्ट कम्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। बट बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में डोमिनेंस था प्राइमरी का, बट उसमें रीजनल वेरिएशंस था।
कुछ रीजन्स में प्राइमरी फेमस थे, कुछ रीजन्स में सेकेंडरी एंड टर्शियरी। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसी का एक सेकेंड पार्ट आएगा बेटा, उसमें रेस्ट ऑफ द चैप्टर कवर हो जाएगा। आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। उसके बाद आपको मैं एक वीडियो दूंगी जो पर्टिकुलरली सिर्फ एमसीक्यू डिस्कशंस पे होगा, एमसीक्यू, 1 मार्कर, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सब डिस्कशन पे रहेगा। क्लियर है क्या? आपको सारा वीडियोस 1 बाय 1 करके मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।